तो स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा करंट अफेयर का सीरीज 2020 वाला शुरू हो रहा है। ये करंट अफेयर का सीरीज बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको हम बताएंगे। अगर इस जगह से अगर आपको कोई क्वेश्चन आ गया तो एकदम पक्का गारंटी है कि जाएगा नहीं इस जगह से। तो हम एक ऐसे टॉपिक को उठाएंगे, उस टॉपिक को लेकर उसके सारे आयाम को हम वहां पर चर्चा कर लेंगे, कोई पक्ष उसका छोड़ेगा नहीं, ताकि क्वेश्चन के जितने भी रूप बन सकते हैं हम सभी रूपों और सभी पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा करंट अफेयर के टॉपिक के तहत पहला जो हम प्रश्न उठा रहे हैं या जो पहला टॉपिक उठा रहे हैं वो टॉपिक होगा हमारा जो आपका ये साइक्लोन आया है अभी, जिसको हम बोलते हैं क्या, अम्फान। जिसको हम क्या बोलते हैं, अम्फान या फिर अम्फन, जो भी आप लोग बोल रहे। अम्फान भी कहीं कहीं पे बोला गया है, कहीं कहीं पे अम्फन बोला गया है। तो इसी साइक्लोन की हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो यह अम्फान की हम बात करेंगे कि ये जो हमारा साइक्लोन है इस पर पूरी तरह से केंद्रित होगा हमारा आज का ये टॉपिक। ठीक, तो पहले की अगर हम बात करें, आप लोग टॉपिक डाल लीजिए, जो टॉपिक है उसमें आप लोग लिखिए अम्फान या अम्फन चक्रवात। ठीक, तो हम यहीं पे अब शुरू करते हैं। धीरे धीरे ही करके आपको बेसिक से स्टैंडर्ड तक ले जाने की कोशिश करेंगे और सभी पहलुओं को छुएंगे इसमें। ठीक है, तो पहले हमारे यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं अगर क्वेश्चन आ गया कि अम्फान क्या है, पहले अगर क्वेश्चन आ गया कि अम्फान क्या है तो आप लोग क्या बताएंगे। वहां पे जो ऑप्शन दिया रहेगा उस ऑप्शन में एक ऑप्शन तो आपको जो दिया रहेगा वो यही रहेगा कि अम्फान की अगर बात करेंगे तो अम्फान एक चक्रवात है। क्या है, चक्रवात है। वहां पे बहुत सारे ऑप्शन दिया रहेगा कि अम्फान एक नाम है या फल है या किसी देश का नाम है, किसी देश की राजधानी है, किसी देश की मुद्रा का नाम है। इस तरह से तमाम चीजों देकर एक उसमें ऑप्शन रहेगा कि चक्रवात भी है। तो पहले आप समझिए अम्फान क्या है, तो अम्फान एक चक्रवात है। अब यहीं पे दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं कि कैसा चक्रवात है। क्या, कैसा चक्रवात है। अगर चक्रवात बताए हैं आप तो यह कैसा चक्रवात है। तो यह अगर चक्रवात की बात बताएंगे तो हम बोलेंगे कि यह उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। कैसा चक्रवात है, तो यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट होगा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात लिखेंगे आप। क्लियर हो रहा है, तो यह एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। अब यहीं पे हम तीसरा क्वेश्चन उठा रहे हैं कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में भी बताएं कि यह कैसा चक्रवात है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में कैसा चक्रवात है। ये बताओ कि इसमें अगर हम इसकी कैटेगरी पूछ लें कि इसमें कैसा चक्रवात है, तो यहाँ पर जो आपका निकल कर आएगा कि आप बोलेंगे यह एक सुपर चक्रवात है। लीजिए, नया नाम निकल कर आ गया कि सुपर चक्रवात। सुपर चक्रवात का मतलब क्या होगा, सुपर साइक्लोन है। क्या है, सुपर साइक्लोन। चक्रवात को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोन। तो यह एक सुपर चक्रवात है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और आ रहा है। देखिए, सभी चीजों को हम इसके सभी पहलुओं को छूते हुए चलेंगे, एकदम तोड़ तोड़ कर बताएंगे ताकि यह आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है ना। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और उठाते हैं कि आखिर ये सुपर चक्रवात क्या होता है या किसे हम कहते हैं। सुपर चक्रवात अगर बोल दिया तो क्या होता है सुपर चक्रवात। अगर हम इसे परिभाषित करना चाहें तो सुपर चक्रवात होता क्या है। तो अगर हम सुपर चक्रवात की बात करें तो सुपर चक्रवात ऐसे चक्रवात को कहते हैं जहां पर अगर हम बात करें वायु की बात करें तो वायु जो होता है 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। जिस क्षेत्र में वायु जो है 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, आप अंदाजा लगाइए कि उस क्षेत्र की क्या दशा होती होगी। वहां के पेड़ पौधे एकदम उखड़ जाते होंगे, घर जो कच्चे रहते हैं या पक्के घर भी ऐसी स्थिति में गिरने की पूरी चांसेज होते हैं। इतनी तेज रफ्तार की जो वायु होती है
इसे हम बोलते हैं कि 160 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा की वायु। या फिर यहाँ पे अगर वायु का घर्षण की बात करें, जो वायु अपना फ्रिक्शन करता है, घर्षण करता है, वो घर्षण जो होता है आपका अति प्रचंड होता है। वो घर्षण कितना होता है? अति प्रचंड रूप में होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत तेजी से वो घर्षण करता है, इसीलिए सभी को गिराते हुए चला जाता है। अगर हम इसकी बात करें कि वायु जो है कितना ऊपर ऊंचा उठता है, यानी कि जब यह चक्रवात बनता है तो ये कितने ऊपर को वायु को उठाकर लेकर चली जाता है, तो आप लिख सकते हैं कि वायुमंडल में 10 से 15 किलोमीटर ऊपर तक इसका असर चला जाता है। यानी कि ऊपर यदि बात करें, जो कि हम मीटर में नापते हैं, यदि हम ऊंचाई को नापना होगा तो मीटर में, लेकिन सोचिए कि 10 से 15 किलोमीटर ऊपर चला जाता है, इतना प्रचंड यह वायु होता है। इसी सब विशेषताओं के जरिए ही इसका नाम क्या पड़ जाता है? सुपर साइक्लोन, यानी कि सुपर चक्रवात। तो अगर सुपर चक्रवात की बात किया जाए तो सुपर चक्रवात क्या होता है? ऐसा क्षेत्र में जहां पर 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से हवाएं चल रही हो और वायु का घर्षण अति प्रचंड स्थिति में हो, और जो वायु है वो वायुमंडल में 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक चली जाती है। इस तरह के जो क्षेत्र में आए हुए वायु होते हैं, इसे ही हम सुपर चक्रवात का नाम देते हैं। यह बात क्लियर हो रहा है? यह अपने साथ बादल भी लाता है, ठीक है ना, इसीलिए तो वर्षा कराएगा। तो वायु के साथ साथ इसमें नमी और बादल भी होती है। ये बात दिमाग में याद रखे रहना कि एकदम अगर चक्रवात की बात करेंगे तो वायु ही नहीं होगा, आंधी यानी कि वायु होगा, तूफान दोनों में आएगा वायु होगा, यानी कि वर्षा भी होगा, यानी का मतलब इसमें संघनन की भी प्रक्रिया होगी। वर्षा होगा, बादल होंगे, संघनन होगा, ठीक है ना, इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होगा। तो ये सभी चीजें चक्रवात की विशेषता होती है। जो हम बोल रहे हैं, आप एक एक पॉइंट को अपने दिमाग में, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। यह वीडियो आपको यूट्यूब में कहीं पर नहीं मिलेगा इस तरह से जो हम बता रहे हैं। देखना, जब ये कंप्लीट होगा तब आपको पता चलेगा इसकी अहमियत जो हम बता रहे हैं कि आखिर ये साइक्लोन के बारे में। और आज आपका साइक्लोन से संबंधित जितने भी चीज है, सभी चीजों को हम क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो हमने सुपर चक्रवात की चर्चा कर लिया है, सुपर चक्रवात तक हम पहुंच गए हैं। अब हम एक चीज बोल सकते हैं कि जो अम्फान है वो हमारा क्या है? एक सुपर चक्रवात है। तो इसमें लिख लेते हैं कि अम्फान उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सुपर चक्रवात यानी कि सुपर चक्रवात है, ठीक है ना। अब सुपर चक्रवात क्या होता है ये हमने क्लियर कर दिया है। अच्छी बात, क्लियर हो गया है पूरी तरह से जो हमने बताया है। यहीं पर आप लोग इस तरह से अंडरलाइन करके ऐसे करके पॉइंट लिख लीजिए कि जो इसमें स्पीड होती है, ऐसे स्पीड लिखें, स्पीड मतलब जो गति होती है, यानी कि जो वेग होता है वो 150 से 160 किलोमीटर। नोट्स बनाने का ये बहुत अच्छा तरीका है। जब इसमें फ्रिक्शन की बात करेंगे, यानी कि जो इसका घर्षण होगा, किसके फ्रिक्शन की? ब्रैकेट में लिख लीजिए वायु के फ्रिक्शन की जब बात करेंगे तो यहां पर बोलेंगे अति प्रचंड होगी इसकी फ्रिक्शन, जिसके कारण क्या होते हैं? पेड़ पौधे, घर, सभी चीजें क्या हो जाती? गिर जाती है। अगर और तीसरी बात करेंगे, ऊंचाई की बात करेंगे, वायुमंडल में इसकी ऊंचाई यानी हाइट की जब बात करेंगे, हाइट की, तो हम बोलेंगे 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह होती है। तो सुपर चक्रवात की हमने बात बता दी है कि सुपर चक्रवात आखिर होता क्या है। अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। आगे इसके सभी आयामों को हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। आगे अगर बात करते हैं तो सुपर चक्रवात का नाम किसने दिया, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन आता है कि सुपर चक्रवात कौन है? अम्फान। तो सुपर चक्रवात अम्फान का
नामकरण, यानी कि नामकरण का मतलब यह जो अम्फान नाम है ये किसी देश द्वारा दिया गया है। ऐसा नहीं कि अपने आप ही इसको बता दिया कि अम्फान है, किसी देश के द्वारा यह नाम दिया जाता है। अब उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यह जो चक्रवात अम्फान किसके द्वारा दिया गया है, तो यह जो आपका है आप लोग बताएं कि यह किसके द्वारा दिया गया है। अगर क्लियर होगा तो आपका ऑप्शन मैं रखना चाहूंगा। ऑप्शन रख रहा हूं ओमान के द्वारा, दूसरा ऑप्शन रख रहा हूं थाईलैंड के द्वारा, थाईलैंड के द्वारा, तीसरा ऑप्शन रख रहा हूं आपका ओमान है, ओमान के द्वारा, थाईलैंड के द्वारा, ओमान के द्वारा, और जो तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश के द्वारा, बांग्लादेश के द्वारा, और चौथा ऑप्शन इसमें जो है नन ऑफ दीज, कोई नहीं है। चलिए आप जल्दी से बताएं कि जो इसमें होता है कि कितने कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। तो 2 मिनट का, 2 मिनट नहीं 15 सेकंड का आपका टाइम है, जल्दी बताएं फिर इसमें हम बताते हैं। इसी में से एक होगा आपका, आई थिंक आप लोगों ने जज कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही जज किया है। यह होगा आपका थाईलैंड। क्या होगा? थाईलैंड होगा, थाईलैंड होगा, इसका ऑप्शन सही होगा थाईलैंड के द्वारा। तो हम बोलेंगे जो सुपर चक्रवात अम्फान है उसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है? थाईलैंड के द्वारा। अब एक बात और है, ये जो थाईलैंड देश है, थाईलैंड देश, ये थाईलैंड देश क्यों अम्फान नाम रखा, क्यों रखा, क्यों रखा अम्फान नाम, तो ये भी जानने की जरूरत है। थाईलैंड की जो भाषा है उस भाषा, यानी कि कौन सी भाषा है? थाई भाषा। थाईलैंड की जो थाई भाषा है उस थाई भाषा में अम्फान का क्या मतलब होता है, कभी कभी पूछ लेगा अम्फान का अर्थ बताएं। अम्फान का अर्थ क्या होता है? तो अम्फान का अर्थ तूफान होता है। क्या होता है? तूफान होता है। तो आप लोग लिखेंगे अगला पॉइंट, थाईलैंड की जो थाई भाषा है उसमें, थाई भाषा में अम्फान का अर्थ तूफान होता है। कभी क्वेश्चन पूछ लिया कि थाईलैंड का संबंध या थाईलैंड का अर्थ किससे है, वहां पे लिख देगा हवा से है, तूफान से है, या फिर बेग से है, ये इनमें से कोई नहीं है, इस तरह से। तो आप याद रखना अम्फान का अर्थ तूफान होता है जो थाईलैंड की थाई भाषा से निकला है। आई थिंक ये भी बात क्लियर हो गया होगा कि थाईलैंड ने देश ने इसका नाम अम्फान रखा। क्यों रखा? क्योंकि उसके थाई भाषा में अम्फान का अर्थ तूफान होता है, इसलिए रखा। अब इसके अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं कि जो ये चक्रवात आता है, आखिर ये चक्रवात कब आता है, ये चक्रवात, चक्रवात जो होता है कब आता है, कब आता है? तो ये बात याद रखना, चक्रवात साल भर में 2 रूपों में आएगा। एक आएगा आपका मई जून के महीने में, मई और जून के महीने में आएगा। दूसरा जो चक्रवात आएगा वो आपका अक्टूबर और नवंबर में आएगा। कब आता है? अक्टूबर और नवंबर महीने में चक्रवात आता है। तो चक्रवात कब आता है? तो याद रखना 2 चीजों के रूप में, मई जून में चक्रवात सबसे अधिक और अक्टूबर नवंबर में चक्रवात सबसे अधिक आता है। ये महीना कौन सा चल रहा है? अप्रैल बीत गया है, मई चालू हो गया है। इसका मतलब जो अम्फान चक्रवात आया है इस पहली कैटेगरी यानी कि मई जून में यह चक्रवात अम्फान आया है। ठीक है ना? अब अगली बार इसी में ही देखेंगे, अगर 1-2 महीने में चक्रवात आ गया, 1 तो आ गया, नहीं तो फिर सीधे अगला चक्रवात कब आएगा? ये आपका अक्टूबर या नवंबर में आएगा। आई थिंक ये भी आपका क्लियर हो गया कि चक्रवात कब आता है, ये बात हो गया ना। तो आप लोग ये पॉइंट बनाकर सभी चीजों को लिखेंगे। हो सकता है आपसे ये चक्रवात से संबंध में क्वेश्चन पूछ ले कहीं से, क्योंकि हम इसके सारे आयामों को चर्चा करेंगे। आपको कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो आज यहाँ से छूट कर जाए, ठीक है ना। एक बात देखेंगे, समस्त माइंड में आपकी समस्त चीजें स्टोर हम करवा देंगे। अगली अगर इसकी हम बात करें कि जो ये चक्रवात होता है, भारत में चक्रवात सबसे अधिक कहां पे प्रभावित करता है? अगर क्वेश्चन आ गया कि भारत में चक्रवात, चक्रवात सबसे अधिक कहां पर प्रभावित करता है, सबसे अधिक कहां पर प्रभावित करता है, प्रभावित करता है,
तो याद रखना, अगर हम आपका ये मैप बनाएं, ये इंडिया का मैप है, ठीक। तो ये आपका हो गया आपका पूर्वी तट, इसे हम क्या बोलते हैं, पूर्वी तट। और ये आपका बन गया आपका पश्चिमी तट, क्या है, पश्चिमी तट। तो यहाँ पूर्वी तट पर आपका बे ऑफ बंगाल है, यानी कि बंगाल की क्या है, खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात उठता है वो इसी तटों पर, ये तट पूरा जो है इसी तटों पर नुकसान पहुंचाता है। यानी कि भारत में चक्रवात सबसे अधिक कहां प्रभावित करता है, तो आपका आंसर होगा पूर्वी तट पर सबसे अधिक प्रभावित करता है, और पश्चिमी तट पर भी प्रभावित करता है, लेकिन पूर्वी तट की अपेक्षा यह कम प्रभावित करता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, यहाँ पर सबसे कम। क्योंकि हर एक रीजन को हम बताकर आपको चलेंगे ताकि चक्रवात के संबंध में आपका सारा एस्पेक्ट ही क्लियर हो जाए, ठीक। तो एक क्वेश्चन यहीं पर उठता है, इसका तो आपको जवाब मिल गया कि पूर्वी तट पर सबसे अधिक आता है चक्रवात। अब आया दूसरा क्वेश्चन कि क्यों, आखिर क्यों पूर्वी तट पर सबसे अधिक आता है, ये भी बात बताना उनको। तो याद रखना, जो यह पूर्वी तट है, यहाँ पर स्थित जो यह क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी, इस क्षेत्र में आपका जो तापमान होता है, यानी कि जो टेम्परेचर होता है, वो अप्रोक्सीमेट 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जबकि ये पश्चिमी तट में इधर जो है आपका अरब सागर है, इस अरब सागर में जो तापमान होता है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है ना। तो एक आदर्श टेम्परेचर जिसे हम बोलते हैं, जहां पर आदर्श टेम्परेचर बनेगा, आदर्श टेम्परेचर समझ रहे हो, आइडियल टेम्परेचर, जहां पर एक आदर्श तापमान बनेगा, इसके लिए 28 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक का तापमान होना चाहिए। तो हम बोलेंगे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूर्वी तट में यानी बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में जो तापमान है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि किसके लिए, कौन से चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के लिए सबसे आदर्श स्थिति होती है, ठीक है ना। वहीं पर अगली बात अगर हम वहीं पर बोलेंगे कि वहीं पर जो अरब सागर है यानी कि पश्चिमी तट है, उस पश्चिमी तट पर जो चक्रवात आता है, यहाँ पर जो चक्रवात आएगा, इस चक्रवात का तापमान जो है यहाँ पर 28 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है तापमान, इसलिए यहाँ पर चक्रवात की जो स्थिति देखी जाती है वो कम देखी जाती है। इसीलिए पूर्वी तट पर चक्रवात की स्थिति सबसे अधिक देखी जाती है और पश्चिमी तट पर चक्रवात की स्थिति सबसे कम देखी जाती है। यदि तुलना करेंगे, यदि आपसे कोई पूछ लिया अच्छा ये बताओ कि क्यों आखिर ऐसा होता है कि पूर्वी तट पर चक्रवात अधिक आते हैं और पश्चिमी तट पर चक्रवात कम आते हैं, इसका रीजन क्या है, तो अब आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यह रीजन जो हमने बताया ये आप लोग लिख लेंगे। देखिए हमने सारे एस्पेक्ट को क्लियर करा रहे हैं, आप लोग पॉइंट बनाकर आप लोग लिखते चलिए। चक्रवात का ऐसा वीडियो, साइक्लोन का ऐसा वीडियो यूट्यूब में आपको शायद ही मिले। तो आइए आगे ही चलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अब एक बात और यहीं पे चर्चा करेंगे कि जो ये चक्रवात होता है, ये जो भारत में जो चक्रवात आया है, ये चक्रवात जो है इसका क्षेत्र क्या होता है, चक्रवात का क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र क्या होता है। ऐसा क्या है कि सभी जगह चक्रवात आएगा, हमके इसके क्षेत्र को बताइए कि किस जगह पर चक्रवात आता है, किस जगह पे चक्रवात नहीं आता है। तो एक बात समझिए, ये आपका है पृथ्वी, ये आपका क्या है, पृथ्वी है, यानी कि ये आपका अर्थ है, क्या है, अर्थ है। अगर ये आपका पृथ्वी है तो ये बीचों बीच वाली जो लाइन है इसे हम बोलते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा या 0 डिग्री विषुवत रेखा बोलते हैं। इस 0 डिग्री विषुवत रेखा के ऊपर आपका ये है 23.5 डिग्री वाला, 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि इसे हम बोलते हैं कर्क रेखा, यानी कि कर्क रेखा बोलते हैं। और इधर दक्षिण साइड में ये आपका है 23.5 डिग्री साउथ, इसे आपको हम बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं, मकर रेखा। यानी कि जो चक्रवात का क्षेत्र होता है
वो आपका कर्क और मकर रेखा के बीच का जो ये क्षेत्र होता है, इसी बीच के क्षेत्र में आपका चक्रवात आता है। तो आपसे अगर कोई पूछ लिया कि बताइए कि चक्रवात का जो क्षेत्र होता है वो कहां से कहां तक होता है, हमको बताइए, तो आप लोग बोलेंगे कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है, इसी क्षेत्र में आपका चक्रवात उठता है या आता है। आई थिंक क्लियर होगा। आप लोग इसमें और अधिक बताने के लिए बोल सकते हो कि जो 23.5 डिग्री की जगह आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 30 डिग्री तक भी मान सकते हैं, क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि 30 डिग्री तक भी चला जाता है चक्रवात। जो 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक इसका विस्तार होता है। तो आप बोल सकते हो कि 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ तक होता है। अच्छा, कर्क रेखा को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। अंग्रेजी में यदि हमें लिखना होगा कर्क रेखा को तो हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और मकर रेखा को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आप लोग अंग्रेजी में अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए। यानी कि यह जो पाया जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो क्षेत्र होता है, कर्क और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र होता है, यानी कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र जो होता है, ये चक्रवात का होता है। आई थिंक ये भी बात क्लियर हो गया होगा आपको, जो हम ये समझाना चाह रहे हैं। ठीक है ना। आइए अगला बात करते हैं। अगर हम भारत में, अब फिर आते हैं भारत की बात करते हैं। भारत में चक्रवात की अगर बात करें, भारत में चक्रवात जो होता है वो चक्रवात की बात करते हैं। तो याद रखना, ये भारत के चक्रवात की अगर बात करें तो ये जो हमने अभी सीमाओं वाला क्षेत्र बताया, यानी कि क्षेत्रीय सीमा, तो भारत में जो चक्रवात का क्षेत्रीय सीमा है, चक्रवात का क्षेत्रीय सीमा है, ये बताएं क्षेत्रीय सीमा का कितने परसेंट भाग पर ये चक्रवात प्रभावित करता है। तो पहली बात ये समझिए कि भारत में जो क्षेत्रीय सीमा लगता है वो कितने किलोमीटर होता है? तो 7,516 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है भारत का, वो किस क्षेत्र में आता है? क्षेत्रीय सीमा में। यानी कि जो भारत का ये किनारे वाला क्षेत्र का सीमा है, जो अभी हमने बताया था, जो भी मैप बनाया था इस तरह से करके जो बनाया था, जो ये क्षेत्रीय सीमा है, ये क्षेत्रीय सीमा का विस्तार कितना है? तो 7,516 किलोमीटर का होता है। इस इतने क्षेत्र के 10% भाग पर, कितने? 10% भाग पर चक्रवात जो है क्या करता है? प्रभावित करता है। तो इसका अगर आप 10% भाग निकाल लेंगे तो इसका क्या मतलब होगा? यहाँ पे आ जाएगा 751.6 किलोमीटर क्षेत्र को चक्रवात ही प्रभावित करता है। अगर बोलेंगे ये 10% भाग में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, तो याद रखना, पहले आप बताओगे कि यह क्षेत्र, इसको हम बोलेंगे वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। फिर आपका यह क्षेत्र, इसको बोलेंगे उड़ीसा। फिर आपका तीसरा क्षेत्र यहाँ पर आएगा, उड़ीसा के बाद आपका बोलेंगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। फिर यहाँ पे बोलेंगे आपका तमिलनाडु। 4 ये हो गया। और एक इधर का यह क्षेत्र है जिसे हम बोलते हैं गुजरात। क्या बोलेंगे? गुजरात। तो हम बोलेंगे यह सबसे अधिक भारत में जो तबाही मचाता है वो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात के क्षेत्रों में सबसे अधिक कहर या सबसे अधिक प्रभाव मचाता है, जो इस क्षेत्रीय सीमा के 10% भाग का हिस्सा है। आई बात ये क्लियर समझ में? हम इसके सभी एस्पेक्ट को क्लियर कर देंगे। आपको आज से चक्रवात नाम का जो डर होता है ये बिल्कुल हट जाएगा। ठीक, तो ये भी बात आप लोग नोट कर लीजिए। यहां से आपको भारत की क्षेत्रीय सीमा की बात पता चल गई, कितने परसेंट भाग पर बात की। और ये जो 10% की हमने बात किया था, ये जो 10% भाग है आपको बता दिया कितने क्षेत्र हैं। इसके लगभग आपके 85 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 85 जिले आते हैं। इन 85 जिलों में प्रभावित करता। और ये 85 जिले कहाँ कहाँ के हैं? हमने अभी बताया, एक गुजरात का है, दूसरा आपका बताया वेस्ट बंगाल का है, तीसरा आपका बताया आंध्र प्रदेश का है, चौथा आपको बताया कि उड़ीसा का है, और पांचवा आपको बताया कि तमिलनाडु का है। आई बात समझ में? ये 85 जिले किन राज्यों के हैं? तो इन्हीं 5 राज्यों के हैं जो सबसे अधिक प्रभावित करता है। एक बात यहीं पे और नोट कर लेना, तमिलनाडु में एक है जिसे हम बोलते हैं क्या?
जिसे तमिलनाडु की, अच्छा ये जियोग्राफी का भाग है, चला जाएगा जिसमें दिक्कत हो जाएगी। एक राजधानी है जो तमिलनाडु में होते हुए भी वो अलग होती है, जिसे यमन माहे कराईकल, जिसे अगर आप लोग जियोग्राफी पढ़ेंगे, चूंकि ये जियोग्राफी का चला जाता है तो यहाँ पे इसको चर्चा नहीं करना है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर लिखना चाहे तो वो है पुदुचेरी, आप लोग लिख लीजिए पुदुचेरी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो चक्रवात को प्रभावित होता है, जो किससे, चक्रवात से प्रभावित होता है। क्योंकि सभी राज्य तो हमने बता दिए, कभी आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछ लिया कि ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो चक्रवात से प्रभावित है, तो ये पुदुचेरी है। और ये पुदुचेरी कहाँ पे पड़ेगा, ये आपका उसी इलाके में पड़ेगा। आप लोग जाइए मैप में देखिए भारत के कि ये पुदुचेरी कहाँ पर पड़ता है, तो ये एकमात्र ऐसा आपका केंद्र शासित प्रदेश है जो चक्रवात को सबसे अधिक प्रभावित करता है, ठीक। तो अगला हम एस्पेक्ट जो चर्चा करने वाले हैं, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो ये चक्रवात का नामकरण को लेकर, आइए चक्रवात के नामकरण की बात कर लेते हैं। चक्रवात के नामकरण, आप लोग हेडिंग डालेंगे कि चक्रवात के नामकरण। तो याद रखना, चक्रवात के नामकरण की अगर हम बात करेंगे तो एक आईएमडी डिपार्टमेंट होता है। क्या होता है, आईएमडी डिपार्टमेंट। तो जरा समझिए आईएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन मीटियोरोलॉजी डिपार्टमेंट। क्या होता है, डिपार्टमेंट, ठीक है ना। यानी कि हिंदी में लिखना होगा, इंडियन का मतलब क्या होगा, भारतीय, मीटियोरोलॉजी का मतलब होता है मौसम विज्ञान, तो भारतीय मौसम विज्ञान, और डिपार्टमेंट का मतलब होता है विभाग। क्या होता है, विभाग। तो यानी कि चक्रवात के नामकरण में मुख्य भूमिका कौन निभाता है, आईएमडी, यानी कि इंडियन मीटियोरोलॉजी डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। यही नामकरण के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था होती है जो नामकरण करने का प्रस्ताव बनाती है। यह बात क्लियर हो रहा है। एक बात ये समझना, जो ये इंडियन मीटियोरोलॉजी डिपार्टमेंट होता है ये है क्या, आखिर में ये है क्या। तो याद रखना, यहां पर ये बात न लिख लिया है। अब इसको हमने दो क्षेत्रों में बांटेंगे, जरा इसको मिटाते हैं। अब फिर देखिए, आप लोग वहीं पे फिर एक चीज लिखिए, दो रूपों में चक्रवात के नामकरण, चक्रवात के नामकरण, ऐसे करके आप यहाँ पे इसके दो रूप बनाइए। एक ऐसे दो भाग में बांटिए। दो भागों में पहले की अगर हम बात करेंगे तो आप लिखेंगे क्षेत्रीय, पहले के बात करेंगे तो लिखेंगे क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र, मौसम विज्ञान केंद्र। और दूसरी की बात अगर लिखना होगा तो यहां पर दूसरा है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र। तो ये दो केंद्र होते हैं चक्रवात के नामकरण में। तो चक्रवात के नामकरण में कौन कौन से लोग इंपॉर्टेंट हैं, तो पहला है क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र, दूसरा है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र। तो इसी के अंतर्गत 6 डिपार्टमेंट आती। पूरे विश्व की अगर बात करें तो विश्व भर में कुल कितने हैं, 6 हैं। क्या 6 हैं, क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र पूरे विश्व में कितने हैं, कुल 6 हैं, जिसमें से एक डिपार्टमेंट आईएमडी है। कौन सा है, आईएमडी। अभी हमने आईएमडी के बारे में बताया, वो आईएमडी इसी 6 में से एक है जो हमारे भारत के साइड का नामकरण करने के लिए काम करता है। बाकी अगर पूरे विश्व में बात करें तो पूरे विश्व में क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र कितनी होती है, 6 होती है। इन 6 में से एक भाग आईएमडी होता है, यानी कि एक हिस्सा आईएमडी होता है। आई बात समझ में। अब आते हैं आईएमडी की थोड़ी सी बात। इस आईएमडी में कुल कितने देश होते हैं, तो यहां पर लिख लिया आईएमडी में कुल देशों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है।
13 होती है, ठीक। और 13 देश हैं तो एक देश एक नामकरण देगा, यानी कि 13 देश 13 नामकरण ऐसे देंगे। मतलब कि एक देश की अगर हम बात करें तो एक देश कितना नाम देगा, 13 नाम देगा। 13 नाम देगा, किसका नाम, चक्रवात के रूप में। तो 13 देश कितना नाम देंगे, 13 देश, तो आपका 13 मल्टीप्लाई बाई 13, इसका मतलब कुल नामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 169 नाम। इसका मतलब ये है कि जो आईएमडी डिपार्टमेंट है वो 169 नाम देता है। इसका मतलब 169 नामों में एक देश कितना नाम देगा, 13 नाम देगा, क्योंकि कुल देशों की संख्या कितनी है, मतलब आईएमडी में 13 देश है, ठीक ना। तो इस तरह से 169 नाम देगा। आई थिंक ये बात क्लियर हो गया होगा, जो हम पूरी अच्छी तरह से आपको समझाना चाह रहे हैं। आइए, तो ये पहली बात हमने क्लियर कर दिया आईएमडी को लेकर। तो इसमें हमने बताया कि 6 में से एक हिस्सा किसका है, आईएमडी का है। अब इसी में चलते हैं, उष्णकटिबंधीय चेतावनी केंद्र की बात करते हैं। जो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र होता है, इसमें 8 देश आते हैं। कौन से देश, 8 देश आएंगे। और यह 8 देश कौन कौन से हैं, इनके नाम लिखिए। पहले नाम लिखिए। इसमें है पहला आपका भारत, दूसरा है आपका पाकिस्तान, तीसरा है आपका बांग्लादेश, चौथा है आपका म्यांमार, पांचवा, फिर आप लोग लिखिए यहीं पे, जो पांचवा है आपका वो है ओमान। क्या है, ओमान। छठवां जो आपका है, अभी हमने नामकरण जिसका बताया था थाईलैंड का, तो छठवां आप लिखिए थाईलैंड हो गया। सातवां की बात करें आपका तो श्रीलंका हो गया, और 8वें की बात करें तो मालदीव लिख लीजिए। क्या, मालदीव। तो 8 देशों के नाम हम लोगों ने अभी पढ़ा था। जो अम्फान चक्रवात है, ये कैसा चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। और अगर यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इसका नामकरण कौन देंगे, इस वाले क्षेत्र के, यानी कि किस विभाग, उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र वाला जो विभाग है इस देगा। और इसके देश में यह कौन सा नाम है, थाईलैंड है, इसी ने यह नाम दिया था, ठीक है ना। तो यह बात क्लियर हो गया। जो अभी अम्फान आया है वो इस वाले जो विभाग है, इस विभाग के जो सदस्य देश है थाईलैंड, इसने नाम दिया है। और 8 देशों के नाम याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि उष्णकटिबंधीय चेतावनी चक्रवात विभाग में 8 देशों में से कौन सा देश नहीं है। कभी कभी इसके जो 13 देश होते हैं, इसका 13 देश उठाकर ले लेते हैं। तो आइए अब इसके 13 देशों को भी याद कर लेते हैं, क्योंकि इतना बेहतरीन वीडियो आपको कहीं पर नहीं मिलेगा जो पूरी तरह से हम डिटेल करके चक्रवात को बता रहे हैं। एक बार देख लीजिए चक्रवात का वीडियो, पूरी तरह से आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। तो आइए, इसके हमने अभी बताया था कि जो आईएमडी डिपार्टमेंट है, इस आईएमडी डिपार्टमेंट में कितने देश हैं, 13 देश हैं। 13 देश हो गए। 13 देश में तो 8 देश, ये क्लियर हो गया। आगे लिख लीजिए, 8 के बाद 9वां आप लिखिए ईरान, ओमान, यमन, ठीक है ना। आगे लिखिए यहाँ पर यूएई, यानी कि यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात, और है आपका सऊदी अरब हो गया, ठीक है ना। तो सऊदी अरब भी हो गया। और यहाँ पर हो गया 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है ना। 8 हो गया, 9, 10, 11, 12, 13। तो 13 देशों को हमने बताया कि कुल मिलाकर कितने देश हैं आईएमडी में, 13 देश। 8 देश ये ले लीजिए, 13 देश मतलब इधर के जो है 5 देश, 6 देश इधर के, तो 8 ये, 9, 10, 11, 12, 13, 5 देश इधर के, 8, 5, 13 देश। तो आपको ये 13 देशों के हमने नाम भी बता दिए हैं। आई थिंक ये बात क्लियर हो रहा होगा। तो ये हो गया आपका चक्रवात के नामकरण के संबंध में कौन कौन से विभाग, आईएमडी विभाग की हमने बात कर लिया, उसके अंतर्गत 13 देश आते हैं। जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात करेंगे तो उसके अंदर 8 देश आते हैं। उसमें थाईलैंड भी था जिसने अम्फान का नाम दिया। आई थिंक ये बात क्लियर हुआ ना। अब आगे चलते हैं। जब इसमें आगे चलेंगे तो थोड़ी सी बात समझ लीजिए चक्रवात के बारे में। समझिए,
चक्रवात का चित्र, कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो याद रखना चक्रवात का चित्र अगर हम बात करें तो याद रखना ये है आपका चक्रवात का चित्र। इस तरह से आप लोग चित्र बना ले चक्रवात का। जब भी चक्रवात आता है इस तरह से होगा, यानी कि जो ये बीच का भाग होता है यहाँ पर वायु का दबाव बहुत कम होता है, यानी कि निम्न वायु दाब होता है। इसे ही हम बोलते हैं, इसे चक्रवात का आंख भी बोलते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं चक्रवात के आंख क्या होता है, तो आप लोग लिखेंगे चक्रवात के बीच के ही भाग को हम क्या बोलते हैं, चक्रवात की आंख। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पर बादल नहीं होगा, बादल नहीं होगा। यहाँ पर बादल नहीं होगा तो यहाँ पे वर्षा होगी, यहाँ पे वर्षा भी नहीं होती है। यहाँ पर वायु क्या होगा, वायु बहुत ही कम होगा या होगा ही नहीं, इसीलिए तो हमने निम्न लिख दिया है। तो यहाँ पर वायु भी नहीं होगी। आप लोग लिख सकते हैं यदि होगी तो बहुत ही अत्यंत निम्न मात्रा में होगी। तो चक्रवात की आंख जो बीच का भाग होता है उसे चक्रवात की आंख बोलते हैं। यहाँ पर बादल नहीं बनता है, वर्षा नहीं होती है और वायु बहुत कम होती है। तो आखिर बात यह है कि यहाँ पे बादल कैसे, यानी कि बारिश कैसे होती है, तो बारिश इस क्षेत्र में होती है। ये जो किनारे का क्षेत्र है ना, इसी क्षेत्र में। तो इसको लिखेंगे, यहाँ पर आपका बादल बनेगा, यहाँ पर आपका वर्षा भी होगी और यहाँ पर आपका वायु जो होगा वो अत्यंत तीव्र होगा। क्या होगा, अत्यंत तीव्र होगा। तो ये आपको क्लियर हो गई चक्रवात की बात। अब ये बताइए कैसे घूम रही, इस तरह से घूमती हुई जा रही है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब जो चक्रवात आई है ये अम्फान में किस डायरेक्शन में घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। अगर घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रही है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। और हमने बताया है ये चक्रवात कैसा है, जो अम्फान आया है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो आपसे जब पूछा जाएगा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अम्फान का दिशा क्या था, तो आप लोग बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज था, इस तरह से घूमते हुए वो आगे बढ़ रही थी। क्लियर हो गया। अब थोड़ी सी और बात हम कर लेते हैं। देखिए सभी चीजों को हम एकदम क्लियर करते हुए आपको चल रहे हैं, ताकि जो चक्रवात है उष्णकटिबंधीय, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं रह जाए। देखिए ये आपका है पृथ्वी और ये आपका है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा के ऊपर यहाँ पर हमारा कहीं है भारत, ये हमारा जो है भारत है। और भारत का जो लोकेशन है लगभग ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का जो है, ये यहीं पर कर्क रेखा होता है, जो राजस्थान के करीब देखते हैं, जो जून जुलाई का महीना होता है, राजस्थान का ITCZ जो होता है बहुत ही गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से पूरे भारत में क्या होता है, ITCZ पूरी तरह से फैलाव हो जाता है, ये गर्मी का क्षेत्र होता है। तो अब बताइए कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में है हमारा भारत की नहीं। अगर ये उत्तर में है तो जब चक्रवात आता है और उत्तर की तरफ जाता है, यानी कि इसके उत्तर 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में, यानी कि ऊपर जाएगा, तो चक्रवात की दिशा क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। जब चक्रवात नीचे जाएगा, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के जब चक्रवात नीचे की तरफ आएगा, तो उसकी दिशा क्या होगी, क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में चक्रवात की होगी, और ये घड़ी के सुई के विपरीत। तो बताइए हमारे भारत में अम्फान आया है, भारत उत्तर में है कि दक्षिण में है 0 डिग्री अक्षांश रेखा के, तो आप लोग बताएंगे कि यह भाग है उत्तर का, नॉर्थ है, यह भाग है साउथ यानी कि दक्षिण का। तो भारत नॉर्थ में स्थित है, इसीलिए इसकी दिशा कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया जाता ऑस्ट्रेलिया यहीं पर है, दक्षिणी गोलार्ध में है, ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आएगा वो किस दिशा में चक्रवात होगा उसका, तो आप लोग बताएंगे वहां की जो दिशा होगी चक्रवात की क्लॉकवाइज होगी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए चीन में जो चक्रवात आएगा उसकी दिशा कैसी होगी, तो आप लोग बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर आपसे यहीं पे पूछ लिया गया ये दक्षिणी अमेरिका का है, या दक्षिणी अमेरिका, तो दक्षिणी अमेरिका में जो चक्रवात आएगा उसकी दिशा कैसी होगी, तो आप लोग बोलेंगे क्लॉकवाइज होगी।
यहीं पर अगर आपसे उत्तरी अमेरिका की बात कर लिया गया, उत्तरी अमेरिका की, तो बताइए उत्तरी अमेरिका में जो चक्रवात आएगा कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये चीज अगर यहाँ पर यूरोप है, बोलिए ब्रिटेन में कैसी चक्रवात आएगी दिशा, तो आपका क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। आई थिंक क्लियर हो गया होगा चक्रवात की दिशा को लेकर। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए चक्रवात की दिशा, चक्रवात की दिशा। और आप लोग यहां पर लिखना कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में चक्रवात की दिशा एंटी क्लॉकवाइज तथा 0 डिग्री अक्षांश रेखा के दक्षिण में चक्रवात की दिशा क्लॉकवाइज होती है। चूंकि अगर आगे लिखेंगे, चूंकि भारत उत्तर में स्थित है अतः अम्फान चक्रवात क्लॉकवाइज दिशा में घूमता हुआ आया। आई थिंक ये बात क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं लिख पाए होंगे तो एक बार फिर उसे पॉज करके फिर से उसे सुनकर लिख लीजिए। तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि जो भारत का क्षेत्र था, प्रभावित क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र की अगर बात कर लें तो ये प्रभावित क्षेत्र की अगर बात करें तो आपका अगर ये भारत है मान लीजिए, तो ये भारत के क्षेत्र में ये आपका पूरा है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को प्रभावित किया था कौन, अम्फान। और ये है आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल को भी प्रभावित किया था। और ये है आपका उड़ीसा, तो उड़ीसा को भी प्रभावित किया था। तो यह चक्रवात किस किस देशों को प्रभावित किया, बांग्लादेश को और भारत को प्रभावित किया। भारत के किस राज्य में प्रभावित किया, तो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में सबसे ज्यादा प्रभावित किया। तो ये बात ये क्लियर आ गया। अब आगे चलते हैं। वैसे इसके अन्य भी क्षेत्र के यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार और पूर्वी यूपी तक इसका विस्तार था। उधर सिक्किम और असम तक वो चला गया था जो अम्फान आया था। लेकिन सबसे ज्यादा तबाही यहीं पर मचाया, कहां पर, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में जो अम्फान था। अब आगे इसकी बात करें अगर चक्रवात की, तो याद रखना जो चक्रवात के हमने बोला था कि जो क्षेत्रीय वाले हैं यानी कि उष्णकटिबंधीय, आप लोग फिर से हेडिंग डालें, जरा देखिए आप लोग हेडिंग डालें उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, चक्रवात चेतावनी, चेतावनी केंद्र। हमने इसके बारे में बताया था ना, हमने 8 देशों के नाम यहाँ पर लिखवा दिया था। आप लोगों को वीडियो को पीछे जाकर देखिए, जो 2 भाग बताया था उसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र बताया था। हमने कहा था इसमें कुल कितने देश होते हैं, 8 देश होते हैं। और एक देश कितना नाम रख सकता है, एक देश जो होगा वो 8 नाम रख सकता है। कितना नाम रख सकता है, 8 नाम। तो बताइए इस हिसाब से 8 देश हैं तो कितना हो जाएगा कुल नाम, गुणे 8 कर देंगे यानी कि 64 नाम हो गया। कुल कितना नाम हो गया, 64 नाम। तो जो ये अम्फान आया था, अम्फान आया था, ये कौन सा नाम था, यानी कि कौन से नंबर वाला था, कौन से नंबर वाला था। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा, तो याद रखना ये एकदम लास्ट वाला नंबर था, यानी कि 64वां नंबर था। कौन सा नंबर था, 64वां नंबर था। ये बात क्लियर हो गया होगा। एक देश 8 नाम रखते हैं और कुल 8 देश हैं तो कुल 64 नाम हो गए। अभी तक 63 नामों का यूज हो चुका था। 64वां नाम क्या था, अम्फान था, जो कि रख दिया गया किसके द्वारा, थाईलैंड के द्वारा ये दिया गया था, जिसका नाम तूफान होता है थाई भाषा में। ये हमने आपको अच्छे तरह से बता दिया। अब अगर थोड़ी ये आप लोग सारे पॉइंट को लिख लेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हम ये बात बता रहे हैं आपको। थोड़ी सी और बात अगर चक्रवात के बारे में हमने बताएं तो अगर हम बोलेंगे सबसे ज्यादा प्रभावित कहां करता है, सबसे ज्यादा प्रभावित, सबसे ज्यादा प्रभावित कहां करेगा, तो हमने बताया कि पश्चिमी तट पर प्रभावित करेगा। सबसे कम कहां पे प्रभावित करेगा, सबसे कम, तो आप लिखेंगे पूर्वी तट को सबसे कम प्रभावित करेगा। ये बात बता दिया। क्यों सबसे कम, सबसे अधिक यहाँ पर, क्योंकि इसमें 54% जो मामले हैं, 54% मामले पे सबसे अधिक प्रभावित पाया गया है रिपोर्ट के अनुसार। और पूर्वी तट पर आपका 25% जो है तबाही मचाता है कौन, चक्रवात। अम्फान की बात नहीं, चक्रवात की बात कर रहे हैं। अगर परसेंटेज में पूछ लेगा तो पश्चिमी तट पर 54% तबाही मचाता है रिपोर्ट के अनुसार जो आया सरकारी आंकड़ा। और सबसे कम जो है 25% कहां पर मचाता है, पूर्वी तट।
पूर्वी तट पर यानी कि अरब सागर वाले क्षेत्र पर, ठीक है ना। अब थोड़ी सी और बात इसके बारे में समझते हैं। आइए पिछले कुछ आप लोग हेडिंग डालें, पिछले कुछ चक्रवातों के नाम, क्योंकि यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मान लीजिए चक्रवात से अम्फान को लेकर ना पूछा गया हो तो फिर किसी और का नाम देकर पूछ लेगा। एक है आपका हुदहुद। क्या है? हुदहुद। कभी आपसे पूछ लेगा ये हुदहुद क्या है, तो ये भी चक्रवात है। कब आया था? ये 2014 में आया था। कहां पर आया था? वेस्ट ऑफ बंगाल में यानी कि भारत में आया था, ठीक है ना। तो 2014 में। आगे अगर हम बात करें 2014 की बात करें तो 2016 की बात करते हैं। 2016 में भी चक्रवात आया था जिसे हम नाम देंगे कौन सा? एक नाम है आपका जिसे बोलते हैं नीलाफोर आया था। ये नीलाफोर जो है ये भी 2014 में ही आया था। अगर आपको लिखना हो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम नहीं है नीलाफोर, क्योंकि 2014 में हुदहुद काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया था। तो हुदहुद चक्रवात वेस्ट ऑफ बंगाल में 2014 में आया था। और इसके बाद तो आया था एक है वर्दा नाम है। क्या नाम है? वर्दा। तो अगला नाम लिखेंगे वर्दा। यह भी चक्रवात है। यह कब आया था? 2016 में आया था। 2016 में कहां पर? वेस्ट ऑफ बंगाल साइड में आया था। यह बात क्लियर हो गया। वर्दा के बाद एक जो चक्रवात आया था 2017 की अगर हम बात करें तो 2017 में मोरा आया था। क्या नाम देंगे? मोरा। तो लिखेंगे 2017 में मोरा चक्रवात आया था। मोरा। तो 2014, 2016, 2017 ये बात क्लियर हो गया चक्रवातों की। वर्दा, मोरा और हुदहुद चक्रवात आपको आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो एक बात आप 2018 की अगर हम बात करें कि 2018 के चक्रवात यहां पर लगे 2018। तो 2018 में दो चक्रवात इंपॉर्टेंट है। DAYE डे यानी कि डे। अगर आपसे पूछ लिया कि डे क्या है तो डे चक्रवात है। और एक है तितली। तितली चक्रवात आया था 2018 में। तो अगर आपसे पूछ लेगा तितली क्या है तो तितली भी चक्रवात है। कब आया था? 2018 में। कहां पर आया था? तो वेस्ट बंगाल में आया था। यह बात आपको क्लियर हो गई होगी, वेस्ट बंगाल में। अब आते हैं 2019 के जो चक्रवात हैं, तो आप लोग हेडिंग डालें 2019 के चक्रवात। तो इस तरह से 2019 आप लोग डालेंगे। और 2019 के दो कैटेगरी आप बनाएं, क्योंकि 2019 को हम अच्छे तरह से बताना चाहते हैं। हमने बताया था कि चक्रवात दो समय आता है। एक आता है जून में या जुलाई में, जून या जुलाई में आता है। दूसरा आता है हमने बताया था अक्टूबर या नवंबर में, ये बताया था ना। तो जून और जुलाई में जो चक्रवात आए थे इसको लिखें। इसके दो कैटेगरी बनाए, जून और जुलाई की। इस तरह से आप लोग फ्लो चार्ट बना लीजिए, क्योंकि कभी कभी नाम आपसे क्या कर सकता है? पूछ सकता है। तो नाम भी आप लोग लिख लीजिए। तो जरा लिखें इसमें जो 2019 में है इसमें लिखें वायु। वायु आया था और फानी आया था। फानी, ये जो फानी चक्रवात है वेस्ट ऑफ बंगाल में आया था। ये वायु जो आया था ये अरब सागर में आया था। कहां पर आया था? अरब सागर में। तो आपसे ये लोकेशन पूछ सकते हैं कि जो वायु चक्रवात है ये कब आया था? तो ये जून जुलाई के महीने में 2019 में आया था। कहां पर आया था? अरब सागर में आया था। हमने कहा था ये गुजरात साइड को ज्यादा प्रभावित करेगा, गुजरात और महाराष्ट्र साइड को। जबकि फानी जो चक्रवात है या फाउनी भी बोलते हैं कहीं कहीं पर, फाउनी या फानी चक्रवात वेस्ट ऑफ बंगाल में 2019 के जून या जुलाई महीने में आया था। जैसे अम्फान अभी आया है जून के महीने में, जुलाई में एक चक्रवात और आ जाए, तो वैसे 2019 में दो आई थी। अब लोग आप यहाँ पे नवंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी दो कैटेगरी बनाइए। इसमें भी दो चक्रवात आए थे, उसके नाम लिख लेते हैं हम लोग। तो उसके नाम है पहला महा। क्या नाम है? महा। और एक है बुलबुल। क्या नाम है? बुलबुल। तो जो ये महा चक्रवात है यह अरब सागर में आया था और बुलबुल जो है वो वेस्ट ऑफ बंगाल में आया था। और इसी बुलबुल के बाद अब कौन सा चक्रवात आया है? अम्फान आया है। अम्फान कब है? 2020 का चक्रवात। 2020 के चक्रवात में क्या लिखेंगे? अम्फान। और अम्फान कब आया है? जून में आया है, जून। तो ये हमने सभी चक्रवातों की आपकी लिस्ट बता दिया
कि 2014 में हुदहुद से होकर किस तरह से 2020 तक अम्फान तक जितने चक्रवात आए हैं सबके नाम। आपसे बहुत आसानी से क्वेश्चन पूछ लेगा तितली क्या है, या डे क्या है, या हुदहुद क्या है, इस तरह से आपको महा क्या है, फौनी क्या है, ये कब आया था, किस क्षेत्र में उपस्थित हुआ था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये चक्रवात के कुछ नाम थे, इसको आप लोग पॉइंट बनाकर लिख ले। ऐसा वीडियो आपको चक्रवात से संबंधित कहीं नहीं मिलेगा, एक ही वीडियो में चक्रवात के समस्त आयामों को हम यहाँ पर क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब लिखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजें, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अन्य महत्वपूर्ण अगर तथ्य की बात करेंगे तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में आपको पहला पॉइंट लिखें, पहला पॉइंट में लिखें कि यह चक्रवात यानी कि अम्फान लिखें, अम्फान चक्रवात कहां पर आया था, वेस्ट ऑफ बंगाल के, वेस्ट ऑफ बंगाल में किस जगह, तो दक्षिण पूर्व से क्या हुआ था, उत्पन्न हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि वेस्ट ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में किस जगह इसकी ओरिजिन हुई थी, तो दक्षिणी पूर्वी वेस्ट ऑफ बंगाल में इसकी ओरिजिन हुई थी, किसकी, अम्फान चक्रवात की। अगर दूसरा पॉइंट लिखिए महत्वपूर्ण तथ्य में, दूसरे ये कि चक्रवात के नामकरण की शुरुआत, चक्रवात के नामकरण की शुरुआत 19वीं शताब्दी के मध्य से हुआ था, 19वीं शताब्दी के मध्य से क्या हुआ था, शुरू हुआ था, मध्य से शुरू हुआ था। यानी कि 19वीं शताब्दी के मध्य, सर हमें समझ में नहीं आ रहा बताइए, तो 1953 से शुरू हुआ था। यानी कि इसका नामकरण जो हमें अभी बताया अम्फान नाम लिखने की, इसका सबसे पहले शुरुआत 1953 से चालू हुआ था, इसकी स्थापना होना शुरू हुआ था, धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ यह आजकल नया रूप में प्रस्तुत हुआ। सबसे पहले चक्रवात की नामकरण की बात हुई थी 1953 की बात हुई थी। आई थिंक ये बात क्लियर हो गया होगा, जो महत्वपूर्ण तथ्य की हमने बात को लिखवाना चाहिए। अब हम लिखिए कुछ नामकरण, हेडिंग डालिए, सभी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर हम पूरे चक्रवात को ही समेट करके रख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अगला बात लिखें जो चक्रवात से संबंधित होता है। अगर हम आपको मैप बनाए, थोड़ा सा देखिए, आप लोग थोड़ा सा मैप बनाए तभी आपका कॉन्सेप्ट यहाँ जाकर क्लियर होगा, और तब जाकर आप पूरी तरह से पूरा एकदम निकाल पाएंगे कि चक्रवात की स्थिति के बारे में बात करने की। ये आपका है वर्ल्ड मैप, विश्व का मैप है। अगर विश्व के मैप की बात करें तो यहां पर है आपका इंडिया, यहीं पर आया था क्या, आपका अम्फान चक्रवात आया था। क्या आया था, अम्फान चक्रवात आया था। तो चक्रवातों के हम नामकरण की बात करते हैं, तो जो यह क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यानी कि यह पूरा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यहां तक की इस क्षेत्र में जो चक्रवात आता है उसका नाम क्या रखा जाता है, चक्रवात। इसका क्या मतलब, सर बोल रहे हो चक्रवात, यानी कि इस क्षेत्र के चक्रवात का क्या नाम होगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात होगा इस क्षेत्र के, ठीक है ना। और उस चक्रवात को हम क्या बोलेंगे, चक्रवात। यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम इस क्षेत्र में क्या बोला जाता है, चक्रवात बोला जाता है। जबकि यह क्या है, यह कौन सा महासागर है, यह आपका अटलांटिक महासागर है। क्या है, अटलांटिक महासागर। और इधर आपका प्रशांत महासागर है, ये उत्तरी है और ये दक्षिणी है, और इधर भी आपका प्रशांत महासागर है, इधर भी उत्तरी और इधर भी दक्षिणी। तो बीच में आपका अटलांटिक महासागर और ये आपका हिंद महासागर है। क्या है, हिंद महासागर। तो जब भी अटलांटिक महासागर या उत्तरी प्रशांत महासागर में चक्रवात आता है तो उसको क्या नाम देते हैं। तो कभी कभी ये नाम को अगर आपको क्लियर हो जाएगा, पूछ सकता है कि ये नाम को, तो याद रखना इधर के जो नाम आते हैं टाइफून करके नाम दिया जाता है। तो याद रख लेना कि नामकरण में
आपका टाइफून शब्द एकदम क्लियर हो जाएगा आपको कि जो आता है ये टाइफून शब्द से क्लियर हो रहा है। तो यहां पर आपका टाइफून शब्द हो जाएगा, यहां पर उसी को क्या बोलेंगे, चक्रवात बोलेंगे। तो आप लोग जो ये हम बता रहे हैं इसको नोट कर लीजिए, सभी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक मिनट, थोड़ा सा हमारा मुंह दर्द करने लग रहा है, थोड़ा सा हम 5 मिनट नहीं 1 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। तब तक आप लोग ये मैप बनाएं, फिर इसमें हम लोग आपको समझाते हैं। मैप जरूर बना लीजिए, ठीक है ना। तब तक मैप बनाए आप लोग। आई थिंक ये चीजें हम जो चक्रवात को लेकर बता रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस तरह से अगर बना लेंगे तो बहुत ही आपको चक्रवात से संबंध में जितनी भी बातें हैं वो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, पानी की तरह पूरा क्लियर हो जाएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एक बार देखिए, समस्त चक्रवात से जितने भी क्वेश्चन अगर यहाँ से संभावना होगी पूछे जाने की तो आपका यहीं से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये शायद आपने बना लिया होगा क्या, जो मैप है। तो इसमें हम बता रहे हैं चक्रवात के नाम। इस साइड में क्या बोलते हैं, चक्रवात। जबकि अटलांटिक महासागर में यहाँ पर कहीं पे चक्रवात उत्पन्न हुआ या उत्तरी प्रशांत महासागर में चक्रवात हुआ, इसका क्या नाम दिया जाता है, हरिकेन। तो बोलते हैं हरिकेन है। अगर यानी कि अमेरिका में या यूएसए में कोई चक्रवात आता है तो उसका क्या नाम बोलते हैं, हरिकेन, कहते हैं हरिकेन आया है। वहीं पर अगर दक्षिणी प्रशांत महासागर की बात करिए, है आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर और इधर भी दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर में अगर आता है तो कहते हैं क्या आया है, टाइफून आया है। क्या आया है, टाइफून। तो चक्रवात का नाम क्या दे दिया जाता है, टाइफून। इसका क्या मतलब है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई चक्रवात आता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो टाइफून है। जबकि आपका ब्रिटेन में या यूएसए में या कनाडा में अगर कोई चक्रवात आता है उसे क्या बोलेंगे, हरिकेन आया है। तो हरिकेन भी उसी चक्रवात का नाम है, टाइफून भी उसी चक्रवात को बोलते हैं। और उसी को हमारे भारत में या भारत के आसपास के जो देश हैं वहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात बोलते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी नामकरण को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग ये भी आप लोग हो सकता है कि हो क्या सकता है, ये आपका पूरी तरह से एकदम क्लियर हो गया है चक्रवात को लेकर जो हमने बातें बताई है। कुछ लिखिए, कुछ महत्वपूर्ण सन, चक्रवात को लेकर हेडिंग डालें कि कुछ महत्वपूर्ण सन, और महत्वपूर्ण सन में लिखें कि 2004 में जो देश थे चक्रवात के नामकरण के संबंध में वो आपके थे, उसके नाम लिखिए। 2004 में कौन कौन से देश चक्रवातों के नामकरण में जुड़े, तो पाकिस्तान जुड़ा, पाकिस्तान। फिर लिखिए भारत जुड़ा है, भारत। भारत के बाद आपका फिर कौन सा जुड़ा है, बांग्लादेश, बांग्लादेश लिख लीजिए। बांग्लादेश के बाद कौन सा जुड़ा है, म्यांमार जुड़ा है, म्यांमार। म्यांमार के बाद लिख लीजिए आपका ओमान जुड़ा है, नहीं ओमान नहीं, हाँ ओमान लिख लीजिए, ओमान जुड़ा है। इसके बाद आपका श्रीलंका जुड़ा है, श्रीलंका। और लास्ट का है मालदीव, मालदीव। ये सभी जो हैं आपके 2004 में जुड़े हैं, ठीक है ना। 2004 के बाद जब आप जिसे हम बोलते हैं आगे का समय जब आया, यानी कि 2018 का जो समय आया था, 2018 में जो देश अन्य जुड़ गए उसमें आपका यूएई, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जुड़ा है, सऊदी अरब जुड़ा है, लिख लीजिए सऊदी अरब, यहाँ पे आके जुड़ गया है। इसके बाद फिर आपका आता है ईरान जुड़ा है, ईरान। फिर आपका यमन जुड़ा है, यमन। यहाँ पर ओमान नहीं, यहाँ पर होगा ओमान। आपका यहाँ पर होगा थाईलैंड, क्या होगा, थाईलैंड, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पे थाईलैंड होगा। यहाँ पे ओमान, यमन, पाकिस्तान, पाकिस्तान इधर जुड़ गए। इतने सारे देश यहाँ पे 2018 में आके जुड़े। तो कभी कभी पूछा जा सकता है कि सऊदी अरब नामकरण की लिस्ट में, चक्रवात के नामकरण की लिस्ट में कब जुड़ा, तो 2018 में। जबकि ये सभी देश 2004 में जुड़े। सबसे पहले इसमें रिकमेंडेशन किया था जुड़ने के लिए किसने, भारत ने। अगर पूछा जाए तो सबसे